साथियों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। साथियों, कृषि क्षेत्र में हमारे महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है और इसी कड़ी में आज हम मझगवां में हैं, जहां पे एक सफल कृषक महिला हमारे साथ हैं, साथ ही एफपीओ की चेयरमैन हैं आराधना धाकड़ जी। आज हम उनसे बात करेंगे। मैम, आप कुछ बताएं अपने बारे में। मैं आराधना सिंह धाकड़ पहाड़गढ़ फेड वुमेन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की चेयरमैन हूँ और हमारे जो एफपीओ है उसमें 430 कृषक बहनें और भाई जुड़े हुए हैं। हमारे एफपीओ का उद्देश्य है कि जो बिचौलिया लघु सीमांत किसान होते हैं उनको बिचौलियों से बचाना है, उन्हें स्थानीय मार्केट देना है, उन्हें बीज और खाद वहीं प्रोवाइड करवाना है और उनकी फसलों को ना मार्केट ले जाते हुए वहीं पे करवाना है, क्योंकि जो मंडी तक का खर्चा होता है वो उनका बच जाता है, उसी रेट पे हम लोग वहीं पे उनसे ख़रीद लेते हैं। साथ ही हमारे यहाँ क्या है कि श्री अन्न में जैसे बाजरा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो श्री अन्न घोषित किया उसमें बाजरा है और सौभाग्य की बात है कि मेरे क्षेत्र में बाजरा अधिक मात्रा में होता है, तो हम लोग मिलेट पे भी काम करते हैं, बाजरे के ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं। मैम, आपको जैसे आपने एफपीओ की शुरुआत की तो इसकी प्रारंभिक जो जानकारी है वो आपको कहाँ से मिली, कहाँ से प्रेरणा मिली ऐसे चीज़ें शुरू करने के लिए? सबसे पहले हम लोग ने 2020 में कोरोना काल से पहले हमने अपना स्वसहायता समूह बनाया था। तो एक दिन स्वसहायता समूह के ऑफिस में आशा संस्था से अमित सर आए तो उन्होंने बताया कि एफपीओ होता है, एफपीओ बनता है जो लघु सीमांत किसानों के हित में होता है। तो फिर हमने समूह की सभी बहनों से बात करके इसमें उन कृषक परिवारों को जोड़ा जिससे उन्हें लाभ मिल सकता था। तो इसकी शुरुआत हमारी एनआरएलएम से हुई है, आजीविका मिशन से। मैम, जो भी खर्चा होता होगा, सारी चीज़ें रॉ मटेरियल से कच्चा माल जो भी लिया जाता है, तो उस विषय में क्या? जैसे हम लोग के यहाँ शेयर मनी के तौर पे जो 430 किसान जुड़े हैं उन्होंने शेयर मनी के तौर पे हमें अपना शेयर धन दिया है 500 रुपया, 10 रुपये शेयर के हिसाब से। अब हम उसी से अपना खरीदी बिक्री करवाते हैं और आशा संस्था की ओर से हमें फंडिंग भी मिलती है जो नाफेड के द्वारा होती है। कि जो श्री अन्न की प्रोसेसिंग है उनमें क्या क्या चीज़ें बनाई जा सकती हैं और क्या क्या चीज़ें और पैकिंग वैकिंग में इस तरह कौन कौन से काम किए जा रहे हैं आपके द्वारा या करवाए जा रहे हैं? जैसे हमारे पहाड़गढ़ एफपीओ में बाजरा होता है, बाजरे का प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है क्योंकि यहाँ बाजरा होता है। तो बाजरे से हम लोग दलिया है मिक्स और सिंगल दलिया है, उसके साथ साथ कुकीज़ है, बिस्किट है, नमकीन है, केक है, ये सब चीज़ें उससे बनाते हैं। और हमारा मानना है कि वैसे आप बाज़ार में जो बाजरा बेचते हैं उससे बेहतर होगा कि आप हम उसे प्रोसेसिंग करेंगे तो किसानों को लाभ भी अधिक होगा उससे। मैम, कितने लागत तक लगा के कितना फ़ायदा पाया जा सकता है? लगभग 30 से 35% हमारे मतलब एफपीओ को बच जाता है। और मैम, महिलाओं की भागीदारी के बारे में क्या कहना है आपका? जो हमारे महिला कृषक हैं वो लोग हमारे साथ में, जिनको हम लोग प्रशिक्षण दिया है, 20 महिलाओं की एक टीम है, वो महिलाएं हमारे साथ में ये अलग अलग प्रकार की टीम, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग टीम तैयार की है। जैसे कुछ महिलाएं कुकीज़ बनाती हैं, कुछ नमकीन बनाती हैं, उनको हमने ट्रेंड किया है, तो वो समय समय पर हमारे साथ में काम करती हैं और जो उससे लाभांश होता है उन महिलाओं को बांटा जाता है। क्या कृषि विज्ञान केंद्र से भी किसी प्रकार की सहायता मिलती है? कृषि विज्ञान केंद्र से हमें समय समय पर ट्रेनिंग मिलती है, मार्गदर्शन मिलता है, बीज वगैरह उपलब्ध कराए जाते हैं। मेरे गाँव को उन्होंने स्मार्ट गाँव के रूप में सेलेक्ट किया है, तो कई बार उनकी टीम भी आती है और हमारे प्रोडक्ट भी उनके जहाँ जहाँ स्टॉल लगते हैं वहाँ बुलाए जाते हैं। मैम, आपने अभी तक स्टॉल की बात की, तो कहाँ कहाँ स्टॉल लगाए और क्या क्या प्रोडक्ट ऐसे थे जो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद किया? अभी 8 तारीख को जो वो था महिला दिवस, उसमें कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में सीएम साहब ने हमारे पूरे प्रोडक्ट को सराहना दी, देखा और वहाँ पे स्टॉल लगा था। झांसी के लिए केवीके ने बुलवाया था, झांसी में लगा था, भोपाल, ग्वालियर, ऐसे अन्य जगहों पे लगता है। स्थानीय स्तर पे तो हमेशा लगता है। हमारा एक खुद का एक दुकान भी है जो आजीविका मिशन से मिला, दीदी कैफ़े, वहाँ सारे प्रोडक्ट उपलब्ध रहते हैं एनी टाइम। आप भविष्य में यदि और भी जो जागरूक लोग हैं उनको और जागरूक करना चाहेंगे तो फिर आप क्या कहेंगे? नहीं, हम तो चाहते हैं कि महिलाएं और आगे बढ़ें। हम जैसे महिलाएं भी हमारे साथ काम करें, इससे और संख्या में ज़्यादा बढ़ें, क्योंकि 430 जो हमारे साथ कृषक हैं परिवार, उसमें से कम 350 महिलाएं हैं।
मैम जैविक खेती प्रसंस्करण के बारे में यदि कुछ बताना चाहेंगी आप? जैविक खेती के लिए अलग से हम लोगों ने महिलाओं को ये कहा है कि यदि आप भले बाजार के लिए ना करें पर अपने परिवार के लिए तो अपन जैविक खेती कर सकते हैं, ताकि एक शुद्ध जो सब्जियां हैं, उत्पादन है, वो हमें मिल सके। तो आप ज़्यादा नहीं कर पाते हैं तो थोड़ी थोड़ी कैरी करें, क्योंकि अब रकबे कम हो चुके हैं तो पूरी स्तर पर जैविक खेती एक साथ पॉसिबल नहीं होती है। तो क्या मैम आपने जो भी जैविक खेती का कार्य शुरुआत में आपने किया होगा, क्योंकि आप एक सफल कृषक हैं, तो शुरुआती दौर में आपने क्या क्या चीज़ें करना शुरू की थी? शुरुआत में तो हमें पोषण वाटिका के रूप में केवीके से ही मार्गदर्शन मिला था, जिसमें हमने 7 दिन की सब्जियों का एक चार्ट बना के उसे लगवाया था। एक बात ये कि जैसे जो नई नई महिलाएं आपके साथ जुड़ी होंगी तो उनको कैसी कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ा? परेशानियों का थोड़ा सा है कि ये जो क्षेत्र होता है, ये जो हमारा चंबल है थोड़ा पुरुष प्रधान है, तो उन्हें समझाया जाता है, थोड़ा काम करने में दिक्कतें आती हैं, पर यदि जहाँ पे विश्वास होता है, जी लगन होती है, वहाँ पे परेशानियाँ घुटने टेक देती हैं। जी। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। मैम जैसा कि बताया कि आपने एक पुरुष प्रधान है चंबल, तो यदि हम महिलाओं को की भागीदारी बहुत बढ़ाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि वो आगे आगे बढ़ चढ़ के भाग लें और कृषि क्षेत्र में काफ़ी अच्छा करें, तो क्या किया जा सकता है? नहीं, जैसे हम भी मानते हैं कि चंबल पुरुष प्रधान क्षेत्र है, पर अब यहाँ क्या है, आजीविका मिशन से महिलाएं काफ़ी आगे आ गई हैं, सहयोग की भावना उनमें आई है, जागरूकता उनमें आई है, थोड़ा सा शिक्षा का स्तर भी बढ़ा है। जब शिक्षा का स्तर बढ़ता है तो वे विकास होता है। महिलाएं अब आगे आ रही हैं, काम करती हैं। जब हम देखते हैं कि एफपीओ में हमारे 430 कृषक में 350 के लगभग महिलाएं हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ने लगी है। मैम जैसे जैविक कृषि आप लोगों ने अपनाया, तो जैविक कृषि की बात करते हैं तो उसमें जैसे बीजामृता, जीवामृता, आच्छादना, वाष्पा, ये सब का प्रयोग होता है। तो क्या बीजामृता और जीवामृता ये सारी चीज़ें भी बनाई जाती हैं आप लोगों के द्वारा? अभी तो हम लोग यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट पे कम चल रहे हैं जी जी, और जीवामृता पे इसके बाद में हम लोग चालू कर रहे हैं। तो वर्मी कंपोस्ट पे मतलब कैसे क्या क्या केचुआ है? खाद के लिए केचुआ कर रहे हैं। खाद, क्या केचुआ की खाद के लिए आप लोग खुद ही पूरा काम करते हैं कि उसके लिए नहीं, अलग केवीके से? से मार्गदर्शन मिलता है हमें जी जी, और हमने खुद पीट तैयार करके रखा है उसके लिए। और अब हमारे एफपीओ के द्वारा नर्सरी का काम भी चालू किया जा रहा है, जिसमें प्लांटेशन का काम होगा। ताइवान 786 जो पपीता की नस्ल होती है वो उसको तैयार करेंगे। तो हमें क्या होता है, एक CLF होता है, उन महिलाओं को हम वहाँ तक पहुँचाएंगे जिससे कि वो पौधे बेचेंगे तो उन्हें भी कुछ लाभ मिलेगा और एक नई फसल मिलेगी। तो पपीतों के बीज के अलावा भी नर्सरी में और क्या क्या बीज हैं? जैसे उसमें छायादार वृक्षारोपण के लिए और बाकी सारी चीज़ें भी रहेगी। तो पपीते को विशेष उसमें हमने तैयार किया है। ये जानना चाहते हैं कि मिलेट्स में ये देखा जाए कि तो किस प्रकार से रोजगार सृजन आगे हो सके और क्या क्या प्रोडक्ट्स काफ़ी ऊंचे मार्केट में हम ले जाए सकें। जैसे श्रीयन में मिलेट हमारा बाजरा है, तो हम लोग इस प्लानिंग में है आगामी समय के लिए कि अच्छे प्रोडक्ट जो हमारे बन रहे हैं उससे बड़ी जो होटलें हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं या बेकरी की जो स्तर है, वहाँ पे बात करके उन प्रोडक्टों को मार्केट दिया जाए और अच्छे क्वालिटी के जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं उनको लोगों तक पहुँचाया जाए, जिससे रोज़गार की संभावनाएं भी बढ़ेगी, लोगों का आय का स्तर भी बढ़ेगा और महिलाओं को काम भी मिलेगा जी। और बाजरे में हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, बिस्किट है, कुकीज़ है, नमकीन है। अभी हमने पास्ता की तैयारी बाजरा से की। बाजरे के अलावा भी कोई चीज़ आप लोग? रागी पे किया है इस बार। जी। आदरणीय गुप्ता सर केवीके वालों ने मुझे रागी के लिए कहा था, तो रागी पे मैंने बिस्किट और नमकीन तैयार किए। तो क्या रागी से भी बिस्किट और हाँ, नमकीन ये सब भी बन सकता है? रागी से होता, पर हम लोग बाजरे पे इसलिए करते कि हमें स्थानीय स्तर पे बाजरा उपलब्ध हो जाता, बाकी सभी चीज़ें नहीं हैं। जी जी। प्रसंस्करण के लिए कुछ यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, कुछ मशीनों की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या आपने कुछ वो मशीनें जुटाई या यूनिवर्सिटी से कुछ कोई ट्रेनिंग ली इस संबंध में? नहीं, मेरी ट्रेनिंग उससे ली हुई है, होटल मैनेजमेंट से किया था मैंने, भोपाल IHM से ट्रेनिंग किया था, मुझे जिला पंचायत के द्वारा भेजा गया था समूह के माध्यम से। और कुछ मशीनें हम लोग के पास हैं
जो हम लोग ने शेयर अमाउंट हम लोग के पास था उससे हमने कुछ मशीनें कुकीज़ वगैरह बनाने की बैक करने वाली सारा सिस्टम लिया है। अच्छा, जैसा कि हमने सुना है कि आप आजीविका मिशन से भी जुड़ी रही और NRLM में भी आपने काम किया, तब आपने किस तरह से महिलाओं को जोड़ा और एक नारी सशक्तिकरण के लिए कुछ विशेष काम किए? समूह के माध्यम से महिलाओं को जोड़ा, उन्हें बताया कि यदि आप समूह से जुड़ते हैं तो आपको आर्थिक लाभ होता है और जब महिलाएं आर्थिक रूप से सुदृढ़ होती हैं तो ये मान के चलिए कि पूरा परिवार ही सुदृढ़ हो जाता है, क्योंकि समाज की रीढ़ होती है महिलाएं। तो उन्हें यदि आप मजबूत करते हैं तो जाहिर है पूरा समाज आपका मजबूत हो रहा है। महिलाएं, आपने जब शुरुआत में, अगर हम चंबल संभाग की बात करें, जब आपने जिस क्षेत्र में आप काम कर रही हैं, तो शुरुआती दौर में क्या वो एकदम से आ गई या आपको किस तरह से कदम दर कदम आप चले और आप चुनौतियाँ? नहीं, NRLM से एक CRP का एक वो होता है कार्यक्रम 10 दिन का, तो उसके माध्यम से हमने गांव में जाके महिलाओं को जागरूक किया, उन्हें समझाया समूह कैसे बनते हैं, बैंक खाता कैसा खुलता है, फिर से बैंक लिंकेज कैसा होता है, ये सारी प्रक्रिया उन्हें समझाई गई। थोड़ा सा समय लगा पर उसका परिणाम हमें अच्छा मिला। कृषि विज्ञान केंद्र के आपने प्रशिक्षण अटेंड किए और आपको इसका लाभ हुआ, वो क्या था, उसका विस्तार से बताइए। कृषि विज्ञान केंद्र से हमारे बहुत सारे प्रशिक्षण भी हुए और उससे हमें लाभ भी ये मिला कि हम एक मोटिवेशन कार्यक्रम, मतलब हम मोटिवेट हुए कि अब कार्यक्रम करना चाहिए, आगे आना चाहिए। और इसके पहले SP सिंह साहब थे, अभी गुप्ता जी हैं, तो समय समय पर इनका मार्गदर्शन मिलता रहा, सहयोग मिलता रहा। अंत में महिलाओं को किस तरह से अपने स्वरोजगार के लिए कृषि के विभिन्न प्रशिक्षणों से जुड़ना चाहिए, और ख़ासतौर से मिलेट्स की हम बात करें। मिलेट की यदि हम पहले बात करते हैं तो मिलेट जैसे शासन की मंशा है मतलब कृषि को दुगना धंधा करना कृषि से, तो मिलेट से हम कर सकते हैं। जिस बाजरे को हम अमूमन 25 से 30 रुपए किलो बेच रहे हैं, यदि हम उसकी प्रोसेसिंग करते हैं तो हमारा वही कुकीज़ 300 रुपये किलो तक चला जाता है। तो महिलाएं को यदि हम ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें जागरूक करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और यदि वो प्रोसेसिंग पे जाती हैं, आप बाजरे की नहीं किसी भी चीज़ की प्रोसेसिंग पे यदि आप करते हैं तो उसमें आपको लाभ अच्छा मिलता है। थोड़ा सा श्रम लगता है पर लाभ अच्छा मिलता है उसमें। आप FPO और आगे चला पाएँ और इसको और आगे बढ़ा पाएँ और महिलाओं को जोड़ सकें, इस बारे में क्या कहें? हम इस जैसे अभी हमारे पास में 430 हमारे जुड़े हुए लोग हैं, कृषक बंधु भगिनी दोनों। हम ये चाहते हैं कि इसको और हम बढ़ाएंगे और उनके लिए और कुछ नई चीज़ें भी चालू करेंगे, जिससे हमारे और साथी जो हमसे जुड़े हैं उन्हें भी लाभ मिल सके। अंत में आप महिलाओं से क्या कहना चाहेंगी जिससे उनको हम रोज़गार से जोड़ सकें? सबसे पहले तो मैं अपनी सभी बहनों को ये कहना चाहूँगी कि हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। रोज़गार से जुड़ने के लिए थोड़ा सा हमें मतलब एक गंभीरता रखनी होगी कि हम आज जुड़े हैं, कल लाभ नहीं होता है, एक लंबा समय उसके लिए तय करना होता है। और किसी भी चीज़ को यदि हम मार्केट में ला रहे हैं तो उसके लिए FSSAI हो, हमारी पूरी जितनी सरकारी गाइडलाइन हो, उसे हम करके यदि मार्केट में लाते हैं तो जाहिर है कि हमारा वो प्रोडक्ट हाथों हाथ बिकता है। तो महिलाओं को मैं यही कहना चाहूँगी कि किसी भी चीज़ को यदि हमारी बहनें करना चाहती हैं तो उसको पूरी गाइडलाइन के तहत करें, हिम्मत रखें, सफलता ज़रूर मिलेगी। कोमल है, कमज़ोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमूल्य समय देने के लिए। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हम कृषि संबंधित नई नई जानकारी आपके समक्ष लेकर आते हैं, और इसी कड़ी में आज हम आए हैं कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना ज़िले में, और हमारे साथ है कृषि वैज्ञानिक व कृषि विज्ञान केंद्र प्रभारी डॉक्टर प्रशांत कुमार गुप्ता जी। डॉक्टर साहब आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब हम जानना चाहेंगे कृषि विज्ञान केंद्र में वर्ष भर कौन कौन से कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं?
सबसे पहले मैं इस मंच से और प्रसार माध्यम से हमारे कृषक बंधुओं का यहाँ हार्दिक स्वागत करता हूँ। कृषक भाइयों, कृषि विज्ञान केंद्र जो हमारे पूरे मध्य प्रदेश और पूरे भारतवर्ष में जिलेवार केंद्रित हैं, इनका मुख्य माध्यम हमारी कृषि इससे संबंधित जो तकनीकी हैं किसानों तक पहुँचाना है। हमारे केंद्र के माध्यम से समसामयिक जानकारियों के माध्यम से कई व्यावसायिक प्रशिक्षण भी आयोजित किए जाते हैं। वर्तमान में हमारा जो मुख्य कार्यक्रम है वो है कि हम किस तरह से किसानों को और किसानों के कृषक युवाओं को, ग्रामीण युवाओं को कृषि की तरफ प्रेरित करने के लिए उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण दें, जिसके लिए हम स्किल ट्रेनिंग, व्यावसायिक प्रशिक्षण और आर्या परियोजना के अंतर्गत कई तरह के प्रशिक्षण आयोजित कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल है, डॉक्टर साहब, खेती में महिलाओं का रोल बहुत अहम है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप महिलाओं के प्रशिक्षण प्रोग्राम किस तरीके से संचालित किए जा रहे हैं और क्या उन्हें कोई सुविधा मिलती है, जैसे यहाँ ठहरने की या आने के लिए कोई सुविधा मिलती है? देखिए, आपका प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे आपका पहला प्रश्न था कि खेती की लागत को कैसा कम किया जाए, जी, उससे ही एक जुड़ा हुआ प्रश्न है कि हमारी जो कृषक महिलाएं हैं उनके श्रम का उपयोग अगर हम खेती के अंदर करते हैं तो निश्चित तौर पे हमको जो श्रम की आवश्यकता होती है, जो हमको श्रमिक बाहर से लेने होते हैं, उसकी संख्या कम हो जाती है और वो हमारे लाभ के रूप में एक बेनिफिट होता है। इसके लिए जो आवश्यकता है कि एक तो हम अपनी कृषक महिलाओं को प्रशिक्षित करें, उसके यहाँ हमारे यहाँ प्रावधान है। दूसरा, कृषक महिलाओं को जो प्रशिक्षण के दौरान हम उनसे जो काम कराना है, क्योंकि आप देखिए कि शारीरिक रूप से थोड़ा सा हमारे दूसरे कृषक बंधु होते हैं, पुरुष कृषक बंधु होते हैं, उससे कमज़ोर होती हैं महिलाएं, तो उनको उनके काम करने के लिए हम उनको ऐसे कृषि यंत्र उपलब्ध कराएं और कृषण जो भी है कि वो उनको कम से कम मेहनत उसके अंदर लगे उनको, तो जिसको ड्रजरी रिडक्शन हम बोलते हैं। तीसरा, उनके स्वास्थ्य पर भी हमारा जोर है कि अगर कृषक महिलाएं खेती में काम करेंगी तो निश्चित तौर पे उनको स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा और उनके स्वास्थ्य के साथ उनके बच्चों का स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण है। तो न्यूट्री स्मार्ट विलेज करके एक हमारे यहाँ कार्यक्रम है जिसमें हम महिलाओं को ग्राम में जाके प्रशिक्षित करते हैं और उनको पोषणता को पूर्ण करने के लिए, पोषण वाटिकाएँ बनाने के लिए हम उनको प्रेरित करते हैं कि वो अपने घर के आसपास जो भी खाली जगह है उसमें पोषण वाटिका बनाएं और अपने स्वास्थ्य के दृष्टिगत वो अपना उत्पादन, सब्जियां खासतौर से फल को अपने घर पे पैदा कर लें, अपने बच्चों को भी स्वस्थ रखें। साथ ही खेती के काम में वो लोग अपने पुरुष परिवार सदस्यों को उसको सहयोग करें। तो ये कार्यक्रम है और हमारे यहाँ जो है कृषक छात्रावास की व्यवस्था है, इसमें भी हमारे कृषक और कृषक महिलाएं आके रुक सकती हैं और प्रशिक्षण ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो कार्यक्रम संचालित करते हैं, क्या इसकी कोई शुल्क देनी होती है उन्हें? नहीं, इसका कोई शुल्क नहीं है, ये निःशुल्क होता है। हमारे जो कार्यक्रम होते हैं उसके अनुरूप हम कृषकों को आमंत्रित करते हैं। 5 दिन का अगर कार्यक्रम है तो वो यहाँ रुक के ये प्रशिक्षण ले सकते हैं। इसके अलावा कई विभागीय प्रशिक्षण होते हैं जो अलग अलग विभागों के माध्यम से होते हैं, वो भी इसको प्रायोजित करते हैं और वो सारा खर्चा वहन करते हैं। हमें कृषकों को किसी तरह का कोई शुल्क नहीं देना होता है इसके लिए। और इस कार्यक्रम में हमारा अगला सवाल है कि डॉक्टर साहब, जैसे देखा ये गया है कि कृषि क्षेत्र में मतलब खाद, बीज, दवाई कई बार एक निश्चित अनुपात में नहीं डलती। हमारे किसान भाई कई बार ज़्यादा बीज का उपयोग करते हैं, ज़्यादा रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं, तो इसको किस तरीके से संतुलित मात्रा में उपयोग किया जाए? देखिए, अभी हमारे भारत सरकार के माध्यम से मृदा परीक्षण पर एक अभियान चलाया गया था करीब 5 से 10 साल पहले, 5 साल के पूर्व, और इसमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है पूरे बनाए गए थे पूरे देश में और उसका मुख्य मकसद ही यही था कि हमारा जो कृषक है मिट्टी की जांच कराए और मिट्टी की आवश्यकता, उसकी पोषण की आवश्यकता के अनुसार उसको उर्वरक दे। जी, उस परियोजना से जिन कृषकों ने अपनी मृदा का परीक्षण कराया है और STB बेस्ड जो होते हैं, सॉइल टेस्टिंग बेस्ड आपका जी। जो हमारा न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन की पद्धति अपनाकर वो एक निश्चित मात्रा में उर्वरकों को उपयोग करता है। उदाहरण के तौर पे अगर मिट्टी में नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं, केवल फास्फोरस की आवश्यकता है, तो
तो हम फिर वहाँ पर फास्फेटिक फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे, यूरिया या डीएपी का उपयोग करना वहाँ पर बिल्कुल उचित नहीं है। तो इस तरह से हम बहुत सारा आदान अपना बचा सकते हैं। तो हम किसानों को यही सलाह देंगे, सबसे पहले तो मिट्टी परीक्षण कराएं और वो 2-3 साल के अंतराल में नियमित रूप से कराते रहें। और इसके बाद मिट्टी परीक्षण के बाद जो सॉइल हेल्थ कार्ड बन रहा है उसका उपयोग करते हुए उसको दिखाकर ही अपनी मिट्टी में जो भी फसल ले रहे हैं उसका जो उर्वरक का उपयोग है उसका निर्धारण करें वैज्ञानिकों के माध्यम से। और जो तो दर्शकगण, आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से जाना कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड कितना ज़रूरी है ताकि हम मृदा के पोषक तत्वों के बारे में जानकर बीज का, खाद का संतुलित उपयोग कर सके। डॉक्टर साहब, चलते चलते हमारा एक और सवाल है कि आज बड़े पैमाने पे ग्रामीण क्षेत्र से पलायन शहर की ओर हो रहा है, जबकि शासन स्तर पर कई सारी अनुदान की योजनाएं चलाई जा रही है। तो हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मेरा अपने ग्रामीण युवाओं को यही संदेश है कि अगर देश को प्रगतिशील बनाना है और विकसित राष्ट्र बनाना है तो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है और उस भूमिका को उनको ग्रामीण क्षेत्र में रहकर ही निभाना है। हर हमारा ग्रामीण युवा ये चाहे कि वो वैज्ञानिक बनेगा या हमारा आईटी सेक्टर में जाना चाहेगा या सरकारी नौकरी में जाना चाहेगा, तो शायद वहाँ पर सीमित उसके लिए अवसर हैं। ग्रामीण क्षेत्र में खेती से जुड़े हुए अनेक अवसर उसके पास उपलब्ध हैं। अगर वो श्रम करने के लिए तैयार है और बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारे माध्यम हैं उसको आपको प्रशिक्षित करने के लिए। उन प्रशिक्षणों के माध्यम से वो अपने नॉलेज को, अपनी तकनीकी ज्ञान को बढ़ा सकता है। बहुत सारी वित्तीय संस्थाएं हैं जो उसको लोन देने की तैयार हैं, बशर्ते उसके पास ज्ञान हो और वो रिस्क लेने की क्षमता हो। तो ग्रामीण अपना युवा जो है ग्रामीण क्षेत्र में भी अपनी रुचि के अनुसार व्यवसाय को तय कर सकता है और उससे अधिक से अधिक लाभ ले सकता है और निश्चित तौर पर देश को विकासशील बनाने में अपना योगदान देने में सहभागी हो सकता है। हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। बिल्कुल हमारा किसान भाई, हमारे युवा साथी इस जानकारी का लाभ उठाकर बिल्कुल कामयाब होंगे और कृषि क्षेत्र में अगर कोई नवाचार करना चाहता है तो प्रशिक्षण के माध्यम से वो बिल्कुल सफल होगा। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। जीनोम चावल की 2 नई किस्मों का लोकार्पण। पिछले खरीफ में खाद्यान्न उत्पादन 6.81% बढ़ा। मध्य प्रदेश में 114 लाख हेक्टेयर में हुई जायद बोनी। अधिक उत्पादन के लिए गन्ने में यंत्रीकरण जरूरी और लाभकारी फसल सूरजमुखी। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के NASC कॉम्प्लेक्स में देश में विकसित विश्व की पहली 2 जीनोम संपादित चावल की किस्मों का लोकार्पण किया और वैज्ञानिक शोध की दिशा में नवाचार की शुरुआत की। कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि इन नई फसलों के विकसित होने से उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, साथ ही सिंचाई जल में बचत भी होगी। ICAR ने भारत की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में DRR धान 100, कमला और पूसा DST राइस 1 विकसित की है। ये किस्में अधिक उत्पादन, जलवायु अनुकूलता और जल संरक्षण में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता रखती हैं। इन नई किस्मों को जीनोम संपादन तकनीक आधारित जीनोम एडिटिंग तकनीक से विकसित किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन खरीफ 2025 अभियान में पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने खरीफ की बुवाई, पूर्व कृषि मंत्रालय की तैयारियों व रणनीतियों के बारे में जानकारी दी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि राज्यों के बेहतर प्रदर्शन, किसानों की मेहनत के कारण खरीफ के रकबे में वृद्धि हुई है। चावल का क्षेत्रफल 2024-2025 में 43.42 मिलियन हेक्टेयर हो गया है तथा उत्पादन भी 120.68 मिलियन टन हो गया है। इसी तरह मक्का का क्षेत्रफल खरीफ 2024-2025 में 8.44 मिलियन हेक्टेयर हो गया है और उत्पादन इस वर्ष 24.81 मिलियन टन हो गया है। श्री चौहान ने बताया कि खरीफ 2024 में कुल खाद्यान्न उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 6.81% की वृद्धि हुई है, जिसमें चावल, मक्का और ज्वार आदि फसलों में उच्च उत्पादन देखा गया है। मध्य प्रदेश में इस वर्ष 13,47,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में जायद फसलें लेने का लक्ष्य रखा गया है। इसके विरुद्ध अब तक 11.40 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बोनी की गई है, जो लक्ष्य के विरुद्ध 85% है। वहीं चालू जायद वर्ष 2025 में लगभग 11,59,000 हेक्टेयर में मूंग लेने का लक्ष्य रखा गया है। इसके विरुद्ध 5 मई तक 9,69,000 हेक्टेयर में मूंग की बोनी हो गई है, जो लक्ष्य के विरुद्ध 84% है।
कृषि विभाग के मुताबिक प्रदेश के किसान तीसरी फसल मूंग अब बहुतायत में लेने लगे हैं, परंतु उसमें होने वाले कीटनाशक छिड़काव की अधिकता पर वैज्ञानिकों ने चिंता प्रकट की है। इसलिए विशेषज्ञों ने मूंग में जैविक खाद का उपयोग करने की सलाह भी दी जाती है। सबसे अधिक मूंग फसल लेने वाला नर्मदापुरम जिला है। इस वर्ष यहां लगभग 2.50 लाख हेक्टेयर में मूंग ली जा रही है। कुल मिलाकर राज्य में 11,59,000 हेक्टेयर के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 9,69,000 हेक्टेयर में मूंग की बोनी हो गई है। गन्ना एक नकदी फसल है तथा विश्वसनीय भी है। इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इससे किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी तथा शक्कर कारखानों को मजबूती भी मिलेगी। ये मिले जुले उद्गार भोपाल में आयोजित मध्य प्रदेश में गन्ना फसल एवं शक्कर कारखानों का सतत विकास कार्यक्रम में परिवहन मंत्री श्री राव उदय प्रताप सिंह, एमएसएमई मंत्री और भोपाल जिले के प्रभारी मंत्री श्री चैतन्य कश्यप तथा सहकारिता मंत्री श्री विश्वास सारंग ने व्यक्त किए। मंत्री त्रय ने वर्तमान समय की मांग के अनुसार गन्ने में उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए यंत्रीकरण की आवश्यकता पर जोर देते हुए ड्रिप सिंचाई पर विशेष ध्यान देने की जरूरत बताई। उन्होंने शुगर मिल्स एसोसिएशन की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने तथा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के समक्ष प्रस्ताव रखने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में भारतीय चीनी मिल संघ के महानिदेशक श्री दीपक बालानी ने कहा कि गन्ना किसानों को समय पर भुगतान होना जरूरी है। उन्होंने गन्नों की एफआरपी तथा एमएसपी में लिंकेज को जरूरी बताया। शुगर मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री विवेक माहेश्वरी ने प्रदेश में शुगर मिल्स की स्थिति बताई, साथ ही मांगे भी रखी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 2 सहकारी शक्कर कारखाने एवं 20 निजी शक्कर कारखाने कार्यरत हैं। अब कारखानों में इथेनॉल सीबीजी बना रहे हैं, जिससे गन्ना किसान अन्नदाता से अब ऊर्जादाता भी बन रहे हैं। सूरजमुखी फसल किसानों के लिए लाभप्रद साबित होती है। इससे वैज्ञानिकों की तकनीक अपनाकर चुनौतियों से निपटा जा सकता है। अधिकांशतः किसानों का मानना है कि फसल की देखरेख करना थोड़ा कठिन होता है, जबकि हकीकत यही है कि किसान भाई सामूहिक तरीके से सूरजमुखी लगाएं तो काफ़ी हद तक समस्या का समाधान हो सकता है। एक गांव या क्षेत्र में सामूहिक रूप से इसकी बुवाई कर आवाज़ करके पक्षियों से फसल के नुकसान को बचाया जा सकता है। दूसरा, फूल खिलने पर मधुमक्खी पालन करके परागीकरण की क्रिया को बढ़ाया जा सकता है, या फिर हाथों में ग्लव्स पहनकर फूलों पर हाथ फिरवाना 15 जून से 15 जुलाई के मध्य करना, सूरजमुखी के लिए अच्छे निथार वाली भूमि का चयन करना, उन्नत किस्में जैसे कि KBSH1 और ABSH11, BMH1, पारस इत्यादि लगाएं तथा बीज हर वर्ष बदल कर बोएं। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 1 किलो बीज संकर किस्मों का तथा अन्य जातियों का 10 से 12 किलो प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। यूरिया 87 किलो, सिंगल सुपरफास्फेट 375 किलो तथा पोटाश 60 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से डालें और समय पर निंदाई और गुड़ाई भी करें। तो किसान भाइयों, आज कृषि समाचारों में फिलहाल इतना ही और इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपके समक्ष नई जानकारियों के साथ फिर से उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।